हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो ऑथर होते हैं वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटेंट ऑन दी कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ वो कौन सा था? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बारे में हमने सबने सुना है कि एक अर्थ का कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत ठंडा, बहुत सूखा और बहुत ज़्यादा हवा वाला कॉन्टिनेंट है। और ऑथर जो है एंटार्क्टिका तक कैसे पहुंचे थे? रशियन रिसर्च वेसल के थ्रू पहुंचे थे। ये बेसिकली एक शिप है जो कि रशिया में ही ऑपरेट होता है, रशिया में डिज़ाइन किया गया था, रशिया में ही मैनेज होता है और ये शिप बेसिकली रिसर्च पर्पसेस के लिए काम आता है। तो ऑथर अपने एंटार्क्टिका की जर्नी में पहुंचे किससे थे? रशियन रिसर्च वेसल की हेल्प से, और जिसको क्या बोला जाता है? अकादमिक शोकल्स्की है। ठीक है, तो ऑथर जो है वो एक साउथ इंडियन मैन होते हैं जो कि अपनी जर्नी मद्रास से स्टार्ट करते हैं। अपनी जर्नी में उन्होंने 9 टाइम्स जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को कवर कर लिया था। और 100 घंटे की उनको ट्रैवलिंग लगी थी कार से, एयरप्लेन से और शिप से, ताकि वो कॉन्टिनेंट में पहुंच जाए। सो व्हेन ही फर्स्ट, तो जैसे उनके पैर कॉन्टिनेंट में पहली बार टच हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि जहाँ तक भी उनकी नज़रें जा रही थी वहाँ पर उनको सारा वाइट वाइट दिख रहा था। और अगर आसमान की तरफ देखें तो सारा ब्लू ब्लू दिख रहा था। तो आंखों को बहुत बहुत सुकून दे रहा था वो नज़ारा। अगला इमोशन जो उनके मन में आया वो था वंडरमेंट का। वो इस बात से बिल्कुल ही एस्टॉनिश हो गए, बिल्कुल ही व्हाट वी कॉल दैट, अचंभा हो गए कि एक टाइम पर इंडिया और एंटार्क्टिका साथ साथ कनेक्ट थे, जोग्राफिकली कनेक्ट थे। बहुत साल पहले आपने गोंडवाना लैंड के बारे में सुना होगा। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता जिसमें पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में जुड़े हुए थे, कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जैसे एंटार्क्टिका और इंडिया भी साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन सिचुएशन जो है अब, जो अभी है, उससे बहुत डिफरेंट थी। पहले ह्यूमंस नहीं थे, क्लाइमेट भी बहुत गर्म था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना का राइज हुआ। तो गोंडवाना जो है वो 500 मिलियन साल पहले तक फ्लोरिश हुआ। फिर उसके बाद आइस एज आ गई, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और आइस एज खत्म होने के बाद ह्यूमन बीइंग जो है एग्जिस्टेंस में आ गए। और जो गोंडवाना लैंड था वो अलग अलग फोर्सेस के थ्रू, अर्थक्वेक्स एंड सब के थ्रू अलग अलग पीसेस में बट गया और कंट्रीज़ उसकी बन गई। जो आज वर्ल्ड हम देखते हैं, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये साउथ अफ्रीका है, इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो पहले सब कुछ एक ही था। ऑथर के अकॉर्डिंग, इफ़ वन वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, अगर किसी को हिस्ट्री जानने का शौक है कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे हम ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ पर हम जा सकते हैं फ्यूचर में, तो एंटार्क्टिका उसके लिए राइट प्लेस है। ये एक बेस्ट प्लेस है रिसर्च करने की और समझने की कि क्या कैसे कैसे माउंटेन रेंजेस होती हैं, लो एलिवेशन कॉन्टिनेंट्स, ओजोन, कार्बन, इवोल्यूशन, एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एंटार्क्टिका में रिसर्च के थ्रू पता चल सकता है। हम यहाँ से अपने फ्यूचर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जो कि रियली शॉकिंग होगा अगर हम यहाँ आ गए ना और फ्यूचर को देखा हमने, क्योंकि वहाँ पे आइस पिघलती रहती है और हम शॉक हो जाएंगे देख के कि हमारे इंसानों की वजह से आज क्या हो रहा है हमारे क्लाइमेट के साथ। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर। नरेटर के लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग मैन थे और उनके लिए बहुत हार्ड था ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर 90% अर्थ की सारी आइस वहाँ पर स्टोर है। ठीक है, बायोलॉजिकली और फिजिकली तो डिफ़िकल्ट है ही, लेकिन इमेजिनेशन में भी बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर 90% सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमंस हैं भी नहीं और उनकी इन्वेंशंस भी नहीं हैं। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको हर बाकी चीज़ के बारे में भुला देगा। स्मॉल क्रिएचर्स जैसे मिडजेस हो गए, माइट्स हो गए, या फिर ब्लू क्रिएचर्स हो गए जैसे ब्लू व्हेल, आइसबर्ग हो गए। और आइसबर्ग तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूरी कंट्री वो एक आइसबर्ग जितनी है। ये सब आपको एंटार्क्टिका में देखने को मिलेगा। दिन वहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हर टाइम वहाँ पर सनलाइट ही होती है। सर्दर्न हेमिस्फेयर में हर टाइम सर्दर्न मतलब सनलाइट होती है। इट इज़ सच अ क्वाइट प्लेस। वो जो है एक बहुत शांत जगह है, जिसको जहाँ पर क्या होता है, जिसको किसने इंटरप्ट किया है? बल्कि माउंटेन से गिरती हुई आइस ने। सिर्फ उस चीज़ की आवाज़ आती है, बाकी वो शांत प्लेस है। ठीक है,
इट इज़ अ सेटिंग दैट फोर्सेस यू टू पॉन्डर अपॉन अर्थ जोग्राफिकल हिस्ट्री। यहाँ पर ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्थ की हिस्ट्री कैसी रही होगी, और आप अपना फ्यूचर भी वहाँ से देख सकते हो, जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को अर्थ पे आए हुए अभी सिर्फ 12,000 हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप आओगे तो 12,000 साल बिल्कुल सेकंड में कन्वर्टेड आपको दिख सकते हैं, कि मतलब 12,000 साल पहले क्या हुआ होगा, 12,000 बाद क्या होगा, वो सब आप एंटार्क्टिका में अंदाज़ा लगा सकते हो। बस इतने से टाइम में 12,000 साल में ही इंसानों ने हर एक अब हमारे नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया है, नेचर के साथ इतना खिलवाड़ कर लिया है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से, मतलब अपने सर्वाइवल की नेसेसिटी के लिए वो दूसरी स्पीशीज़ को चुरा रहे हैं, रॉब कर रहे हैं, वो फॉसल फ्यूल का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट है वो क्रिएट हो गया है हमारे प्लैनेट पर, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी फैल रही है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो हाई प्रायोरिटी के कंसर्न बन चुके हैं इस टाइम पे। और क्वेश्चन जैसे होते हैं ना कि एंटार्क्टिका की शीट मेल्ट कर रही है, आइस शीट, और जो गल्फ स्ट्रीम ओशन है उसके साथ डिस्ट्रप्शन हो रही है, और कैसे वर्ल्ड एंड होगा ये अभी भी अनआंसर्ड है। और एंटार्क्टिका अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर अभी इंसान नहीं गए हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर जो आइस है उसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड्स पा सकते हैं कि 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स अभी भी एंटार्क्टिका की आइस में दबे हुए हैं, आइस की लेयर्स में। ठीक है, सो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर किसी को अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है तो अंटार्कटिका एक राइट प्लेस है जानने के लिए। ठीक है, सो ऑथर ने ऑथर जो है वो अंटार्कटिका कैसे आ पाए, एक एक्सपेडिशन की हेल्प से, और उस एक्सपेडिशन का, उस जर्नी का नाम क्या था, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जो यूथ है, जो यंग माइंड्स हैं, वो वर्ल्ड के एंड पे जाएंगे, और उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें अपने प्लैनेट के लिए कुछ करना चाहिए। उनको एक विज़न मिलेगा कि एक और पॉलिसी मेकर्स को वो बच्चे बता पाएंगे कि कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए फ्यूचर के लिए, ताकि हम अपने प्लैनेट को सेव कर सकें। और ये जो इनिशिएटिव था स्टूडेंट ऑन द आइस एक्सपेडिशन का, ये किसने लिया था? जियोफ ग्रीन ने ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो अपनी रेगुलर जॉब से थक गए थे और वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिच हो गए थे, और वो उस रिचनेस के पैसे को कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहते थे। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था अपने इम्प्लीमेंटेशन से, जिससे कि बच्चे या फिर लोग रियल लाइफ सिनेरियोज देख पा रहे हैं। मतलब अपने घर पे बैठ के रियल लाइफ इश्यूज़ के बारे में बात करना तो बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअली में ग्लेशियर को पिघलते हुए देखना, आइस शीट को कोलैप्स होते हुए देखना, हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में कैसा ग्लिम्स होने वाला है। और ग्लोबल वार्मिंग रियल है, बहुत थ्रेट वाली है, तो वो हमें रियल लाइफ में दिख जाता है अगर हम अंटार्कटिका में है तो। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि मेरा जो अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था वो एक सुपर नेचुरल बीइंग जैसा मुझे फील करा रहा था। और उसके बाद बेस्ट चीज़ कब हुई, जब एंटार्क्टिक सर्कल में हम 65.55 डिग्री साउथ की तरफ थे, और जो हमारा शिप था शोकल्स्की है, उसने अपने फोर्स लगाया। एक्चुअल में क्या था कि पेनिनसुला और टैप्डोल आइलैंड के बीच में, जो पेनिनसुलर ओशन था और टैडपोल आइलैंड था, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा आइस का स्ट्रेच था। अब वो इतना बड़ा शिप उसको कैसे पार करे, लेकिन उसने फोर्स लगाया शोकल्स्की शिप ने, और फिर भी वो टकराने से बच गया, और वो जो है आइलैंड के पास पहुंच गया था। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमें जो है शिप को मोड़ना चाहिए नॉर्थ की तरफ ही, लेकिन उससे पहले शिप मुड़ता, उससे पहले उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल गए थे स्टूडेंट्स को और ऑथर को कि वो गैंग प्लैंक लगाएं। एक बल्कि ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म सा होता है जो कि शिप और बोट से लगा दिया जाता है ताकि वो किनारे तक पहुंच पाए आइलैंड के। ठीक है, तो उस गैंग प्लैंक से उतर के उन बच्चों को और ऑथर को जाना था एंटार्कटिका की तरफ। ठीक है, और कैप्टन ने फिर शिप जो है वो मोड़ दिया था। ठीक है, 52 लोग थे टोटल, और वो जो है अब पहुंच गए थे आइलैंड पर, यानी कि एंटार्कटिका पे। और वहाँ पर जहाँ पर भी उन्होंने देखा वहाँ पर सारी क्या थी, आइस ही आइस थी। ठीक है, जैसे ही हमारी फीट जो है वो पड़ी आइस पैक तक, तो हर जगह सिर्फ वाइट और वाइट था, और जो पेरीफेरी क्रैब-ईटर सील्स थे वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे, स्टनिंग मतलब आइस फ्लोर पे बहुत स्टनिंग टाइप का कर रहे थे, स्टनिंग मूवमेंट कर रहे थे स्ट्रे डॉग्स की तरह। और जैसे स्ट्रे डॉग नहीं करते बैनियन ट्री के नीचे थोड़ा मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो सील्स कर रहे थे। और इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेलिवेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और
हर एक चीज़, हर एक इकोस्फीयर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जैसे उन्होंने मद्रास से लेकर एंटार्क्टिका तक ट्रैवल किया, उन्होंने 9 टाइम ज़ोन कवर किए, चेक पॉइंट्स और बहुत सारे वाटर बॉडीज़ कवर किए, और उसके बाद वो द ऑथर पोर्टर, और उसके बाद उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम नेचर को और उसके मतलब कि नेचर कैसे अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो वो सोचने लग गए व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ एंटार्क्टिका, वो सोचने लग गए कि अगर एंटार्क्टिका के वो एक घर है एंटार्क्टिका बेसिकली, जहाँ पर अर्थ की 90% आइस जो है वो क्या है, स्टोर है, अगर वो दोबारा से वार्म होने लग गई तो क्या होगा, ठीक है। सो ही वंडर्स इफ़ वी विल बी देयर टू सी व्हाट हैपन्स, बट हु नोज़, और हमें क्या पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए जो टीनेजर्स की स्पिरिट है उसको यहाँ लाया जा रहा है, ताकि वो अपने वर्ल्ड को बचा सके, ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें। और हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है अपनी अर्थ को बचा के रखना चाहिए। जो बातें सिखाई गई हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें दी गई है, उन सब का सच में हमें ध्यान रखना चाहिए। उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।